स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है मॉनेटरी पॉलिसी। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स के अंदर मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एक्सप्लेन करें मॉनेटरी पॉलिसी को और विद जो है वो इसके टूल्स बयान करें। बाज़ औक़ात एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम्स के अंदर, उससे आपने परेशान नहीं होना, जिसको मैंने मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन ये है कि हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, कि जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो रेगुलेट करता है कंट्री का सेंट्रल बैंक। जैसे हमारे यहाँ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये हमारा सेंट्रल बैंक है, तो ये हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। इसी तरीके से इंडिया के अंदर जो है RBI है, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। इसलिए क्वेश्चन आया है कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो किस तरीके से जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। देन अब हम आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ एन इकोनॉमिक पॉलिसी दैट मैनेज द साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। यानी जो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी है, एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जो मैनेज करती है साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। यानी इकॉनमी के अंदर जो मनी सप्लाई है उसके साइज़ और ग्रोथ रेट को मैनेज करती है। अब यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है मनी सप्लाई। हम देखते हैं कि मनी सप्लाई जो है ये बेसिकली है क्या। मनी सप्लाई जो है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द इकॉनमी इज़ कॉल्ड मनी सप्लाई। यानी ये वो टोटल अमाउंट है जो हेल्ड बाय पब्लिक, यानी लोगों के पास है एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक ख़ास वक्त के अंदर लोगों के पास जितनी अमाउंट है वो क्या कहलाती है, हमारी मनी सप्लाई। यानी हम इसमें जो स्पेसिफिक टाइम की बात की गई है कि पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी अभी हम बात करें अभी वक्त की, यानी इस वक्त जो है वो लोगों के पास जितनी अमाउंट के अंदर मनी होगी वो हमारे पास मनी सप्लाई होगी। हम बात की बात नहीं कर रहे हैं, यानी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है कि जिस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने अभी कैलकुलेट करना है कि मनी सप्लाई इस वक्त कितनी है इकॉनमी के अंदर या कंट्री के अंदर। तो जो हम पार्टिकुलर वक्त की अभी की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, मनी सप्लाई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें बेसिकली दो तरह की टाइप्स जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं। एक है एक्सपेंशनरी या चीप मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो है एक्सपेंशनरी या चीप मॉनेटरी पॉलिसी। इसको हम डिस्कस करते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो चीप मॉनेटरी पॉलिसी कब कंट्री के अंदर जो है वो अडॉप्ट करता है। ये जो पॉलिसी है ये उस वक्त इकॉनमी के अंदर अडॉप्ट की जाती है जब इकॉनमी के अंदर जो है डिफ्लेशनरी फेज़ की सूरत पैदा हो। डिफ्लेशनरी फेज़ की जो सूरत है वो उस वक्त होती है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, क्योंकि इकॉनमी के अंदर जब आपकी एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो उस वक्त एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक किस्म की परचेजिंग पावर है। जब परचेजिंग पावर कम होती है तो आपकी इकॉनमी के अंदर प्राइसेस भी लो होती हैं। परचेजिंग पावर की वजह से आपकी जो ग्रोथ रेट है इकॉनमी का वो भी बिल्कुल लो होता है। तो इसको रिकवर करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो चीप मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करता है। वो इसलिए करता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कर देता है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो लोगों को जो कमर्शियल बैंक जो आती हैं वो बेसिकली सेंट्रल बैंक से लोन लेती हैं। तो जब कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक से लोन जो है वो सस्ता मिलेगा तो वो आगे लोगों को जो है वो सस्ता लोन प्रोवाइड करेंगी। तो इसी वजह से यहाँ पे जो लोग होते हैं वो मोर अट्रैक्टिव होते हैं लोन लेने के लिए। जैसे लोग लोन लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे इकॉनमी के अंदर, तो जैसे इकॉनमी के अंदर पैसा आएगा तो आपकी मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होगी। जैसे आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो उस वक्त क्या होगा कि आपकी एग्रीगेट डिमांड और जो परचेजिंग पावर है वो लोगों की बढ़ जाएगी। जैसे परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो आपकी प्राइसेस जो वो लो थी वो भी इंक्रीज़ होंगी। आपका जो ग्रोथ रेट डिफ्लेशनरी गैप में लो था वो भी आपका इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से जो है चीप मॉनेटरी पॉलिसी उस वक्त की जाती है जब आपकी इकॉनमी के अंदर डिफ्लेशनरी फेज़ हो। उसको रिकवर करने के लिए आप जो सेंट्रल बैंक है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बेसिकली कम कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस होता है। उसकी वजह से जो इकॉनमी के अंदर डिफ्लेशनरी फेज़ आया होता है वो उससे रिकवर हो जाती है। देन हमारे पास सेकंड जो टाइप है वो कॉन्ट्रैक्शनरी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है। तो अब हम देखते हैं कि जो कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है वो अपनी कंट्री के अंदर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कब यूज़ करता है। तो बेसिकली जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो अपनी इकॉनमी के अंदर उस वक्त टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करता है जब इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशनरी फेज़ पाया जाए। इन्फ्लेशनरी फेज़ कब किस वक्त पाया जाता है, जब आपकी इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो उस वक्त क्या होता है, आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ग्रेटर दैन एग्रीगेट सप्लाई होता है और इकॉनमी के अंदर जो है वो प्राइसेस बहुत हाई होती हैं। तो इस सिचुएशंस को रिकवर करने के लिए जो है
वो सेंट्रल बैंक जो है वो पॉलिसी अडॉप्ट करता है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अंदर बेसिकली क्या करता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो सेंट्रल बैंक इंक्रीज़ कर देता है। जैसे इंक्रीज़ करता है, जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते थे, वो आपको जो है वो महंगा होने की वजह से वो कम लेंगे, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो, क्योंकि लोन महंगा है, तो उस वक्त जो है वो कमर्शियल बैंक से जो है वो लोन कम लेंगे। जैसे लोन कम लेंगे तो वो लोन जो है इन्वेस्टमेंट इकॉनमी के अंदर कम होगा। जैसे कम होगा तो आपकी मनी सप्लाई जो है वो कम होगी। जैसे मनी सप्लाई कम होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कमी आएगी। इसी तरीके से जब आपकी एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर दैन दी एग्रीगेट सप्लाई से, तो परचेजिंग पावर की कमी की वजह से वो अब क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी और इक्वल हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई के। तो ये प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। आपका जो कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई करके जो है वो इस सिचुएशन से रिकवर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली ये डिफरेंस है, पूछा जाता है कि आपकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब यूज़ की जाती है और कॉन्ट्रैक्शनरी कब यूज़ की जाती है। तो सिंपली यही है कि जो एक्सपेंशनरी या चीप मॉनेटरी पॉलिसी है वो कंट्री का सेंट्रल बैंक उस वक्त अडॉप्ट करता है जब आपकी इकॉनमी के अंदर डिफ्लेशनरी फेस पाया जाए। तो उसको रिकवर करने के लिए जो सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देता है, तो उस प्रोसेस की वजह से जो है वो आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो के इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाती है। तो दूसरा जो कंट्रैक्शन या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है वो उस वक्त यूज़ करता है जब आपकी इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशनरी फेस पाया जाए, तो उसको रिकवर करने के लिए आपका जो सेंट्रल बैंक है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई कर देता है, ताकि जो मनी सप्लाई इंक्रीज़ है इकॉनमी के अंदर वो डिक्रीज़ हो और दोबारा जो सिचुएशन है इक्विलिब्रियम पे वाक़या हो जाए। देन हमारे पास हैं इसके टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के जो सेंट्रल बैंक है कि वो कौन से टूल जो हैं वो यूज़ करके अपनी इकॉनमी के अंदर जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने ये दो बेसिकली इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी फेस जो देखे हैं, इसी को एक्सप्लेन करेंगे कि मुख्तलिफ टूल्स की मदद से कि जो सेंट्रल बैंक है वो कौन से टूल्स यूज़ करके इन दो फेसों से निकलता है। यानी इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी की सूरत होती है तो उस वक्त जो है उसका टूल्स के अंदर क्या किरदार होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। एक है क्वांटिटेटिव टूल्स हैं और दूसरे क्वालिटेटिव टूल्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव टूल्स। इसमें देयर आर फॉलोइंग क्वांटिटेटिव टूल्स अडॉप्ट बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई। इसमें भी कुछ टूल्स हैं क्वांटिटेटिव टूल्स जिसको सेंट्रल बैंक जो है वो अडॉप्ट करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। इसमें पहला है बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। बैंक रेट क्या होता है, ये एक ऐसा रेट होता है जिसके अंदर सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को उधार देता है लॉन्ग टर्म यानी लंबे अरसे की ज़रूरियात पूरा करने के लिए। यानी बेसिकली हम ये कहते हैं इसमें बैंक रेट ऐसा रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। वो उसकी लंबे अरसे की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको पूरा करने के लिए वो हमारे पास बैंक रेट होता है। अब हम देखते हैं कि अगर इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशंस की सूरत है तो उसको बैंक रेट को किस तरीके से अडॉप्ट किया जाता है, तो उस वक्त आपकी इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी फेस जो है वो रिकवर हो। पहले हम देखते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक इंक्रीज बैंक रेट। यानी जब आपकी इन्फ्लेशन की सूरत होती है तो उस वक्त क्या करता है, जो सेंट्रल बैंक होता है वो बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देता है। बाय राइजिंग बैंक रेट कमर्शियल बैंक्स वर डिफ़िकल्टी टू गेट लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक। तो उस वक्त क्या होता है, जब आपका बैंक रेट इंक्रीज़ होता है तो कमर्शियल बैंक्स को बहुत डिफ़िकल्ट होती है कि वो आप जो सेंट्रल बैंक है वो उसे लोन लें, क्योंकि हाई टर्म कंडीशंस होती हैं। उन्हें पता है कि हमने कल को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी करना है अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो वो हाई होगा तो हमें जो है वो कैपिटल गेन नहीं होगा, उसकी वजह से लॉसेस होंगे। तो वो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कमर्शियल बैंक को लोन लेने में। जब इसको देयरफॉर पीपल विल बी अवॉइड टू टेक लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक इन केस ऑफ हाई बैंक रेट। जब कमर्शियल बैंक को डिफ़िकल्टीज़ होती हैं हाई रेट की वजह से, तो उसी वजह से जो पीपल हैं वो भी हाई रेट की वजह से जो है वो लोन लेने से अवॉइड करते हैं कमर्शियल बैंक से। एट द सिचुएशन राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच रिजल्ट फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट। इस वक्त क्या होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो लोग लोन कम लेते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होती है, यानी मनी सप्लाई फिर कम हो जाती है, क्योंकि आपकी क्रेडिट क्रिएशन जो है वो इकॉनमी के अंदर कम हो जाती है, क्योंकि लोग इन्वेस्ट नहीं करते। क्योंकि जब इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी इकॉनमी के अंदर जो है वो मनी सप्लाई जो है वो कम होगी। इसी वजह से यहाँ कहा गया है कि उसकी वजह से फॉल एंड डिमांड फॉर क्रेडिट, यानी जो उधार लेती है उसकी जो डिमांड है उधार की वो कम हो जाती है। व्हेन फॉल एंड सप्लाई ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन एट कंट्रोल।
क्योंकि हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशनरी गैप उस वक्त पैदा होता है जब आपकी इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगी, क्रेडिट क्रिएशन ही कम होगी, तो उस वक्त क्या होगा कि आपके जो इन्फ्लेशनरी गैप होगा वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो बेसिकली हमने इसमें यही देखा कि जब इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन होती है तो उस वक्त सेंट्रल बैंक जो है वो अपने क्वांटिटेटिव टू बैंक रेट को अडॉप्ट करते हुए बैंक रेट को जो है वो इंक्रीज़ कर देता है, ताकि जो कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए और इस इन्फ्लेशन के गैप से रिकवर किया जाए। देन है हमारे पास डिफ्लेशनरी कंट्रोल में क्या है? व्हेन डिफ्लेशन इज अकर इन द कंट्री द सेंट्रल बैंक रिड्यूस द बैंक रेट। तो इस वक्त क्या कर रहा था, जब आपकी इकॉनमी के अंदर डिफ्लेशंस की सूरत पैदा होती है तो उस वक्त आपका जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक रेट को रिड्यूस कर देता है। बाय चार्जिंग लो बैंक रेट, कमर्शियल बैंक वर easily to get loan from central bank. Then commercial bank gave cheaper loan to people. People were more take loan to commercial bank. Therefore, rise in demand for credit, which lead to increase in money supply. The people invest more, which result deflationary control. तो इसमें यही कहा गया है कि जब आपकी डिफ्लेशनरी गैप होता है तो बैंक रेट जो है वो रिड्यूस किया जाता है। जैसे रिड्यूस किया जाता है तो उस वक्त कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से लोन लेने में ईज़िली होती है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो वो भी ईज़िली जो है वो उनसे लोन लेगा। तो जब ईज़िली उनको मिलेगा तो सेम एज़ पीपल जो हैं लोगों को कर्ज़ा जो है वो भी कम शराइत पे, आसान शराइत पे मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। तो उस सिलसिले में क्या है, लोग भी कमर्शियल बैंक से ज़्यादा लोन लेंगे और अपनी इकॉनमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीजिंग होगी और आपका जो डिमांड फॉर क्रेडिट है वो इंक्रीज़ होगा, जो आपकी मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने में मदद देता है। तो इस वक्त जब आपकी इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो आपकी इकॉनमी के अंदर जो डिफ्लेशनरी गैप है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपली हमने यही देखा बैंक रेट के अंदर कि जब आपकी इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन गैप होता है या इन्फ्लेशनरी फेज़ वाक़ होता है तो उस वक्त बैंक रेट जो है वो सेंट्रल बैंक इंक्रीज़ कर देता है। जब आपका डिफ्लेशनरी गैप होता है उस वक्त आपका जो बैंक रेट है वो रिड्यूस कर देता है। यानी हमने जब भी इसकी टाइप्स डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने यही देखा था। तो जो आपकी चीप मॉनेटरी पॉलिसी है वो उस वक्त यूज़ की जाती है जब आपका डिफ्लेशन फेज़ होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने डिफ्लेशन फेज़ था तो हमने चीप मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ की, जब आपकी इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशनरी फेज़ था तो हमने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ की। देन हमारे पास सेकंड जो टूल है वो है रेपो रेट। रेपो रेट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री lends मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट। इसमें यह है कि एक ऐसा रेट होता है जिसके अंदर सेंट्रल बैंक जो है वो लोन देता है कमर्शियल बैंक को फॉर फॉर टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स, यानी जो उसकी कमर्शियल बैंक की शॉर्ट टर्म नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए जो जिस रेट पर सेंट्रल बैंक लोन देता है वो हमारे पास रेपो रेट कहलाता है। फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है। तो बैंक रेट जो था एक ऐसा रेट था जिसके अंदर कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है वो लैंड्स मनी करता था कमर्शियल बैंक को टू देयर लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। लेकिन ये जो रेपो रेट है उसके लिए जो है वो कमर्शियल बैंक को लैंड्स मनी करता है फॉर टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का ही इसमें बेसिक डिफरेंस है कि बैंक रेट के अंदर लोन दिया जाता है और यहाँ पे जो है वो कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म की नीड्स पूरा करने के लिए लोन दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर जो है वो रेपो रेट का क्या किरदार अदा होता है। इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक इंक्रीज रेपो रेट बाय राइजिंग रेपो रेट कमर्शियल बैंक फॉर डिफिकल्टी टू गेट लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक। तो इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के लिए जो है सेंट्रल बैंक रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देता है। जैसे रेपो रेट को इंक्रीज़ करता है तो कमर्शियल बैंक फॉर डिफ़िकल्टी टू गेट लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक, तो कमर्शियल बैंक के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है सेंट्रल बैंक से लोन लेना। तो जब आपके कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलता है तो वो आगे लोगों को भी महंगा लोन प्रोवाइड करते हैं। तो लोग जो हैं वो इंटरेक्टेड नहीं होते लोन लेने के लिए। तो जब वो पीपल लोन नहीं लेंगे तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आपकी इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगी। जैसे मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो आपका जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो कंट्रोल हो जाएगा। अब हम देखते हैं डिफ्लेशनरी कंट्रोल के अंदर क्या है। इसमें क्या है, व्हेन डिफ्लेशन अकर इन द कंट्री सेंट्रल बैंक रिड्यूस द रेपो रेट। इसमें भी बैंक रेट की तरह जो है जब इकॉनमी के अंदर
डिफ्लेशनरी गैप आता है या डिफ्लेशनरी फेज़ होता है, तो उस वक्त जो है कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक जो रेपो रेट है उसको रिड्यूस कर देता है। जब वो इसके चार्जिंग लो रेपो रेट कमर्शियल बैंक वाले इजीली टू गेट लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक, जब ये रेपो रेट को रिड्यूस करता है तो उस वक्त क्या करते हैं कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो इजीली लोन हासिल करते हैं सेंट्रल बैंक से। जब सेंट्रल बैंक से लोन लेंगी तो वो आगे लोगों को भी सस्ता कर्ज़ा प्रोवाइड करेंगी। जैसे सस्ता कर्ज़ा प्रोवाइड करेंगी तो लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे लोन लेने के लिए। तो जैसे लोन उनको मिलेगा सस्ता लोन मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगी, तो आपकी इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो ये जब परचेजिंग पावर और मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी इकॉनमी के अंदर, तो वो जो आपके इकॉनमी के अंदर डिफ्लेशन फेज़ था वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। देन हमारे पास थर्ड जो टूल है वो है रिज़र्व रेपो रेट। रिज़र्व रेपो रेट इज़ द रेट एट विच कमर्शियल बैंक ऑफ कंट्री लेंड्स मनी टू सेंट्रल बैंक। अब जो है ये रिवर्स रेपो रेट हो गया है, यानी रेपो रेट का रिवर्स हो गया। रेपो रेट के अंदर था कि एक ऐसा रेट था जिसके अंदर कमर्शियल बैंक को लोन देता था सेंट्रल बैंक। अब यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे कमर्शियल बैंक जो कंट्री के हैं वो लोन देते हैं सेंट्रल बैंक को, तो वो रेट कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। यानी बेसिकली क्योंकि कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसको भी तो कभी ज़रूरत पड़ती है ना कि लोन लेने की, तो वो अपने कमर्शियल बैंक से भी लोन लेता है, अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लेता है। तो जो कंट्री के अंदर जो लोन लेता है वो अपने कमर्शियल बैंक से लेता है। रिवर्स रेपो रेट इज़ लेस दैन रेपो रेट, यानी जो रिवर्स रेपो रेट होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक चार्ज करेंगी सेंट्रल बैंक से, वो कम होगा उससे जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लेता था। यानी रिवर्स रेपो रेट इज़ लेस दैन रेपो रेट, यानी जो इसका रिवर्स रेपो रेट है वो कम होगा रेपो रेट से। देन अब हम देखते हैं कि जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो रिवर्स रेपो रेट को अडॉप्ट करते हुए किस तरीके से जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी फेज़ आया था इकॉनमी के अंदर उसको कैसे रिमूव कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन कमर्शियल बैंक इंक्रीज द रिवर्स रेट। In these situations, commercial bank more fund are parked with the central bank to generate interest income and less loan give to people. The fall, the credit creation, the supply of money decrease which result in inflation is control. इसमें ये कहा गया है कि जब कमर्शियल बैंक जो हैं वो अपना रिवर्स रेट इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे वो इंक्रीज़ करेंगे तो उसका क्या होगा कमर्शियल बैंक जो है वो ज़्यादा फंड देंगे किसको सेंट्रल बैंक को, क्योंकि ये लोन दे रहे थे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को, तो इस वजह से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो ये लोन देंगे ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल बैंक को ताकि वहाँ से हम लोग इंटरेस्ट इनकम हासिल कर सकें। एंड लेस लोन गिव टू पीपल, जबकि इकॉनमी के अंदर लोगों को जो है वो कम लोन प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रल बैंक को ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे ताकि हम लोग सेंट्रल बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकें। द फॉल द क्रेडिट क्रिएशन, जब लोगों को लोन कम देंगे तो उधार की क्रेडिट क्रिएशन जो है मनी सप्लाई की वो इकॉनमी के अंदर कम हो जाएगी। द सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज, तो ऑटोमेटिकली जब लोग जो है लोगों को कर्ज़े नहीं मिलेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आपकी क्रेडिट क्रिएशंस कम होने की वजह से आपकी मनी सप्लाई कम होगी। जैसे मनी सप्लाई कम होगी तो आपकी इकॉनमी के अंदर जो इन्फ्लेशनरी फेज़ था वो कंट्रोल हो जाएगा। देन अब हम डिफ्लेशन कंट्रोल देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। इन केस ऑफ डिफ्लेशन कमर्शियल बैंक डिक्रीज द रिज़र्व रेट, यानी इसमें क्या है कि जब आपकी इकॉनमी के अंदर डिफ्लेशन होती है तो कमर्शियल बैंक जो है वो रिज़र्व रेपो रेट को डिक्रीज़ कर देता है। इन दिस सिचुएशन कमर्शियल बैंक लेस फंड आर पार्क विद द सेंट्रल बैंक एंड मोर लोन्स गिव टू पीपल टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। यानी इस सिचुएशन में क्या होता है जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपना जो फ़ंड है वो ज़्यादा सेंट्रल बैंक को नहीं देते, और वो किसको ज़्यादा देते हैं, वो लोगों को ज़्यादा देते हैं ताकि लोगों से जो है इंटरेस्ट इनकम हासिल किया जाए। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो उन्हें पता है कि जब हम सेंट्रल बैंक को पैसे देंगे तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा मिलेगा, तो इस सिलसिले में हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है वो लोगों को देते हैं और वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाते हैं। द राइज द क्रेडिट क्रिएशन, तो जब लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से आपकी इकॉनमी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। जैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ कर जाएगी, जैसे ही सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ करेगी तो उसके रिज़ल्ट से डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। देन हमारे पास फोर्थ टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन।
इसको हम देखते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है। पहले तो इन ओपन मार्केट ऑपरेशन सेंट्रल बैंक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड ट्रेजरी बिल्स ऑफ द इकॉनमी इन द ओपन मार्केट। तो इसमें ये है बेसिकली कि जो सेंट्रल बैंक है वो सेल एंड परचेज़ करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स को, जो आपकी ओपन मार्केट है उससे। तो अब हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक इस टूल को अडॉप्ट करते हुए किस तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स हैं। इसमें भी ओपन मार्केट ऑपरेशन की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है ओपन मार्केट बाइंग और दूसरी है ओपन मार्केट सेलिंग। अब हम देखते हैं कि ओपन मार्केट बाइंग क्या है। जो हमारे पास ओपन मार्केट है इसमें क्या चीज़ हम डिस्क्राइब करते हैं। वैन डिफ्लेशन वक्त ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर जो है वो ओपन मार्केट बाइंग की स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाती है ताकि मार्केट के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स वगैरह पड़े हुए हैं उनको परचेज़ करें और लोगों के पास जो है वो मार्केट्स के अंदर पैसा जाए, वो इन्वेस्टमेंट करें, एग्रीगेट डिमांड बढ़े, तो उसकी वजह से जो है मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो, जिसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो। देन अब हमारे पास जो सेकंड इसकी टाइप थी ओपन मार्केट सेलिंग। तो ये जो टाइप्स है वो कब अडॉप्ट की जाती है, जब आपकी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन होती है। जब आपकी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन होती है, आपको पता है कि इन्फ्लेशन की सूरत जो है वो मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है कि इकॉनमी के अंदर या मार्केट्स के अंदर जो है वो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो उसको हमें कंट्रोल करना है। तो हम उस वक्त कंट्रोल करेंगे कि जो सेंट्रल बैंक हैं जो उनके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स वगैरह जो बिल्स पड़े हुए हैं वो सेल कर देगी मार्केट्स के अंदर। जैसे सेल करेगी तो वो लोग जो हैं वो परचेज़ करेंगे, मार्केट के लोग। तो जैसे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज़ करेंगे, जो उनके पास मनी सप्लाई पड़ी है वो सेंट्रल बैंक के पास चली जाएगी। तो इसी तरीके से इकॉनमी के अंदर जो मनी सप्लाई रिड्यूस होगी तो उस वक्त आपका इन्फ्लेशनरी गैप रिड्यूस हो जाएगा। देन है हमारे पास क्वालिटेटिव टूल्स। जो सेकंड टूल्स से हमने टाइप्स में पढ़ा था क्वालिटेटिव टूल्स। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक क्वालिटेटिव टूल्स को अडॉप्ट करके किस तरह से कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। इसमें फर्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में क्या आता है, द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफर्ड फॉर लोन एंड वैल्यू ऑफ ग्रांटेड लोन। यानी इसका डिफरेंस बताता है कि इसका जो करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, जो आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं कर्ज़ा लेने के लिए, एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, और कितने अमाउंट पे जो बैंक आपको उस प्रॉपर्टीज़ पे या सिक्योरिटीज़ पे लोन दे रहा है। अब हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि ये मार्जिन रिक्वायरमेंट किस तरीके से होती है, तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगी अभी। अ पर्सन हिज हाउस वर्थ इज़ 10 करोड़ विद द बैंक फॉर अ लोन ऑफ Rs 8 करोड़। यानी एक पर्सन है, उसका हाउस वर्थ जो है वो 10 करोड़ है। ये आगे करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एफर्ट फॉर लोन, यानी जो आपने अपनी करंट सिक्योरिटी जो है उसकी वैल्यू आपने ऑफ़र की है लोन के लिए विद द बैंक फॉर अ लोन ऑफ Rs 8 करोड़। 8 करोड़ आ गई है जो वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। देन रिक्वायरमेंट इन दिस केस वुड बी Rs 2 करोड़। यानी आपने डिफरेंस देखा, 10 में से जब हमने 8 को माइनस किया तो आपके पास 2 करोड़ जो बचे हैं वो आपकी माइनर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस टूल को यूज़ करते हुए किस तरीके से सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। जब आपकी इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन की सूरत पैदा होती है तो जो हमारे पास सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, आपका जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स है उसको इंक्रीज़ कर देता है। जैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ करेगा तो बैंक्स के पास जो है मार्जिनस की सूरत में जो है वो पैसे जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। जैसे अब यहाँ पे 2 करोड़ था, तो अगर आपका मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा है 3 करोड़ है, तो बाकी जो पीछे रकम बचती है वो 7 करोड़ बचती है। यानी इसी तरीके से जितना मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स रेट ज़्यादा होगा उतना ही आपकी इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई जो है वो कम होगी। इस वजह से इन्फ्लेशन की सूरत में जो सेंट्रल बैंक है वो इसको इंक्रीज़ कर देता है ताकि लोगों के पास पैसा कम जाए और इन्वेस्टमेंट कम करें और मनी सप्लाई जो है वो इकॉनमी के अंदर कम हो। तो इस सूरत में जो है वो इन्फ्लेशनरी जो है फेस वो कंट्रोल हो जाता है। जबकि अब जो डिफ्लेशनरी फेस होता है उसके लिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स कम होगा। तो जैसे अब यहाँ पे 2 करोड़ था मार्जिन, तो अगर हम बिलफर्ज 1 करोड़ रखते हैं अपने पास तो 9 करोड़ जो है वो हम लोग आगे लोन देंगे। जब 9 करोड़ इकॉनमी के अंदर लोगों के पास लोन जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो आपकी इकॉनमी के अंदर क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज़ होगी। क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज़ होने से आपकी मनी सप्लाई में इजाफा होगा, तो आपका जो डिफ्लेशनरी फेस है वो कंट्रोल हो जाएगा। देन हमारे पास सेकंड जो क्वालिटेटिव टूल्स है वो है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट।
इसमें कहते हैं इट रेफर टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। इसमें ये है कि एक कोटा मखसूस कर दिया जाता है डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। तो इस टूल से हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल होती है। जब आपकी इकॉनमी के अंदर जो है वो एक इन्फ्लेशंस की सूरत पैदा होती है, तो सेंट्रल बैंक उस वक़्त क्या करता है, तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट जो फिक्स कोटाज़ है वो डिफरेंट बिज़नेस एक्टिविटीज़ यानी स्पेसिफिक बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए बढ़ा देता है। यानी इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए खर्च कर सकते हैं और आपका जो इकॉनमी के अंदर लोन है वो कम जाए। तो जब लोगों के पास कम जाएगा तो उनकी परचेजिंग पावर कम होगी, तो जैसे परचेजिंग पावर होगी तो क्योंकि परचेजिंग पावर मनी सप्लाई की वजह से होती है, जब मनी सप्लाई कम होगी तो आपकी एग्रीगेट डिमांड कम होगी। तो इस सूरत में आपकी इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन की सूरत कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरीके से डिफ्लेशनरी है, तो ये जो कोटा है इसको कम कर दिया जाता है ताकि इस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कम यूज़ करें और लोगों को लोन ज़्यादा दें। जैसे लोगों को लोन ज़्यादा देंगे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, तो इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, तो आपकी इकॉनमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो लोगों की परचेज़ पावर बढ़ेगी। तो उस सूरत में जैसे मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो आपकी इकॉनमी के अंदर जो डिफ्लेशनरी गैप है या फेज़ पैदा हुआ था वो डिक्रीज़ हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मॉनेटरी पॉलिसी पे एक डिटेल वीडियो थी जिसके अंदर हमने उसकी टाइप्स और उसके टूल्स को यूज़ करते हुए हमने इन्फ्लेशंस और डिफ्लेशंस को कंट्रोल करने के मेथड्स को देखा। स्टूडेंट्स, इसमें अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इसमें इससे भी ज़्यादा ईज़िली वे से आपको आंसर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको ईज़िली मिल सके।